कमान राजस्थान एवं मेरे राजस्थान के वीर रणबांकुरों, आपके दरवाजे पर एक सुनहरा अवसर लेकर दस्तक देने जा रही है। एक ऐसी वैकेंसी जिसमें एक ही परीक्षा होगी और आप ऑफिसर बन जाएंगे, अर्थात आपके ऑफिसर बनने का चाहत वो भी अपने राज्य पर पूरा होने जा रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में यह वैकेंसी 2026 की आने ही वाली है। लेकिन आप सब देर नहीं करेंगे, इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि मेरा सुझाव माने तो इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, इसमें अनुमान है कि 200 से 300 पद जरूर आएंगे। अभी एक्सपेक्टेड पद जो कहे गए हैं वह 160 प्लस पद कहे गए हैं, पोस्ट कहे गए हैं। लेकिन मेरा अनुमान है कि यह फाइनल होते होते तक यह वैकेंसी 200 से 300 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी। और इसका एग्जाम की अधिसूचना तो अभी इस साल आ ही जाएगी, जिसकी परीक्षा आगे आने वाले 6 से 12 महीनों में निश्चित रूप से हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों जो शैक्षणिक अर्हता या किसी प्रकार की एलिजिबिलिटी जो तय की गई है, केवल 2 ही एलिजिबिलिटी को आपको ध्यान देना है। पहली एलिजिबिलिटी है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पर, या आपको ग्रेजुएशन लास्ट ईयर पर होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता के क्रम में। और दूसरी एलिजिबिलिटी आयु के क्रम में है कि आपकी आयु अगर 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच की है तो इसमें से कोई भी अभ्यर्थी इस एग्जाम को दे सकता है। इसके साथ साथ कुछ आवश्यक आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिन्हें इस एग्जाम के उपरांत आपको सबमिट करना होगा, जिसमें से आपके ग्रेजुएशन की एक मार्कशीट चाहिए होगी, आधार कार्ड चाहिए होगा। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। एक सेल्फ अटेस्टेड आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप राजस्थान से हो या नहीं हो। इस एग्जाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, एक ही पेपर होगा। फिर से बोलना चाहूंगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 प्रश्नों में 120 अंक होंगे। एक ही पेपर होगा और एक पेपर के आधार पर बनी हुई मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका चयन हो जाएगा। दोस्तों, अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, हाँ नेगेटिव मार्किंग जरूर इस पे रखी गई है, अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कि एकल परीक्षा वाला एग्जाम हो, शानदार वेतन हो, अपने ही राज्य में ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी हो और उस विभाग में धीरे धीरे क्रमशः एक उच्च पायदान तक के ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी हो, तो कौन छोड़ना चाहेगा। तो मैं तो बोलता हूं बस जल्दी उठ खड़े हो जाओ और शुरू हो जाओ दोस्तों इसकी प्रिपरेशन के क्रम में। अभी मैं इसके सिलेबस पर भी बात करूंगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है कि किस प्रकार से एक थोड़ी सी मेहनत में आपको सरकारी नौकरी, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, तमाम चीजों की आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, वह सब पूरी हो सकती हैं दोस्तों। अब इसमें 2 प्रकार के पदों की हमने बात की है। एक तरफ हमने बात की कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद होगा, दूसरे तरफ रेवेन्यू ऑफिसर का पद होगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का संबंध जो कार्य क्षेत्र होगा आपके नगर पालिका प्रशासन एवं विकास कार्यों से होगा। एक फील्ड का जॉब है दोस्तों, फील्ड जॉब है। अगर फील्ड जॉब होगा तो निश्चित रूप से पब्लिक डीलिंग एंड बैठकें आदि करना पड़ेगा। आप प्रशासनिक नियंत्रण या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप जाने जाओगे। और जहां बात आती है रेवेन्यू ऑफिसर की बात, तो वह राजस्व प्रबंधन एवं वित्तीय रिकॉर्ड से संबंधित होंगे। यह ऑफिस का जॉब होगा, जिनके लिए ऑफिस का जॉब पसंद है उनके लिए बहुत अच्छा है। राजस्व संग्रह एवं प्रबंधन मुख्य आपका इसमें कार्य होगा। वित्तीय नियंत्रण के कार्य इसके अंतर्गत दोस्तों आएंगे। आपकी इसमें हाँ, हर बच्चे का एक जरूर एक्सपेक्टेशन होता है कि सर हम जिस नौकरी को करने जा रहे हैं उसकी सैलरी क्या होगी। तो यार सैलरी बहुत ही हैंडसम होगी। एर्थ पे कमीशन, आपका जॉब आते आते तक एर्थ पे कमीशन में जो भी चीजें निर्धारित की जाएंगी वैसी सैलरी होगी। लेकिन मजे की बात आपको बता दूं कि प्रोबेशन पीरियड में ही जो सैलरी लगभग सुनिश्चित की गई है, तो आपका ध्यान रखो यहां पर सबसे पहले ईओ के लिए 26,500 की है, जबकि आरओ के लिए जो यहां पर रखी गई है वह 31,000 की रखी गई है प्रोबेशन पीरियड में। फिर तो उसके बाद तो बल्ले बल्ले ही होने जा रहे हैं दोस्तों। ओके, अब आप इसमें देख सकते हैं इसके पायदान प्रमोशन की सीढ़ियां कैसी हैं कि सपोज आप ईओ से यहां भर्ती होते हैं तो ईओ के बाद प्रमोशन होकर 3rd ग्रेड बनेगा, ईओ के बाद प्रमोशन होकर ईओ 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, फिर आपको इसमें से
टॉप म्युनिसिपल कमिश्नर तक पहुंचने के चांसेस आपके पास होंगे। और इसी तरह से आरओ में भी एक एक पायदान चढ़ते हुए उस डिपार्टमेंट के एक बढ़िया ऑफिसर बनने तक का सफर आप इन दोनों जॉब्स के माध्यम से पूरा कर सकते हो। ओके दोस्तों, यह बात मैंने पहले ही बता दी कि सिंगल पेपर होगा। सिंगल पेपर के रूप में यह भी मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके प्रत्येक प्रश्न के अंक 1 होंगे, अर्थात टोटल मार्क्स भी 120 होगा। निगेटिव मार्किंग जरूर रखी जाएगी, और निगेटिव मार्किंग अब तो आप जान ही चुके हैं, आपको याद ही हो चुका होगा कि ऑलमोस्ट कुछ एग्जामिनेशन को छोड़कर ऑलमोस्ट 1/3 मार्क्स निगेटिव मार्किंग के रूप में होता है। और जो इसमें आपके इस परीक्षा में चयन के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी आप चयनित अधिकारी हो जाओगे दोस्तों। बस डॉक्यूमेंट सबमिट करो, मेडिकल क्लियरेंस प्रस्तुत करो, और अब मजे मजे की आप नौकरी करने शुरू करो, एक शानदार जॉब करनी शुरू करो, गवर्नमेंट जॉब करना शुरू करो। अब इसके बाद आती है सिलेबस की। सिलेबस आपको ध्यान रखना है कि अगर सिलेबस के 2-3 पार्ट पर आपने फोकस कर लिया तो काम निकल गया, काम मजे से निकल गया। और उसमें से एक बृहद पार्ट, एक बड़े पार्ट में मेरा आपके साथ बेहतर योगदान हो सकता है। सिलेबस के ढंग से देखो, सिलेबस को अगर आप देखो तो पूरा सिलेबस 120 प्रश्नों का 2 पार्ट में बटा होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि भूगोल का मतलब दुनिया की भूगोल पढ़ना है क्या? ना बेटा ना, मैं सीधे आता हूं अपने टॉपिक पर। यहां ज्योग्राफी का मतलब है राजस्थान के भूगोल से संबंधित सिलेबस। राजस्थान की फिजियोग्राफी आपको जाननी है, राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम आपका जानना है, मतलब जिसको आप नदियां एवं झीलें आदि कहते हैं, उसके क्लाइमेट जोन को जानना है, उसके रिसोर्स को जानना है, उसके एग्रीकल्चर को जानना है, उसके इंडस्ट्री को जानना, उसके पॉपुलेशन को जानना। समझ पा रहे हैं मेरी बात ना दोस्तों? तो आपको राजस्थान स्पेशल ज्योग्राफी को ठीक प्रकार से जानना है, जिसका अध्यापन बिंदुवार तरीके से, विस्तारित तरीके से मेरे द्वारा कराया जाएगा। और टोटल ये प्रयास होगा दोस्तों कि क्लास में पठन पाठन एवं टेस्ट के माध्यम से आपको इतना प्रिपेयर कर दिया जाए कि ज्योग्राफी से पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का समाधान आपके क्लास नोट से ही हो जाए। कुछ इस लेवल का प्रयास मेरे द्वारा यहां पर करवाया जाएगा। बाकी सिलेबस के ए पार्ट में यह है, और बी पार्ट के अंतर्गत नगर पालिका अधिनियम, कुछ अधिनियम आदि भी आपको पढ़ने दोस्तों। शहरी विकास, वित्त, राजस्व, महत्वपूर्ण कानून एवं नियम आदि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी भी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। अरे भाई, ऑफिसर बननी है तो कुछ तो मेहनत करनी होगी, कर लेना मेहनत। इस सब के मेहनत में कहीं कंजूसी मत करना, कोताही मत करना, थोड़ी सी मेहनत करोगे। अरे आपने तो छक्के छुड़ाए हैं यार मुगलों के, आपने तो छक्के छुड़ा दिए हैं यार उन आक्रांताओं के जिन्होंने दुनिया पर कोहराम मचाया हुआ था, लोहा मनवाया हुआ था, आपने तो उनके चक्के छुड़ाए हुए हैं। अब तो आपको अपनी मनोवांछित सफलता प्राप्त करनी है तो एक ही बार मेहनत करनी है। कर लो दबा के मेहनत, खूब अच्छे से मेहनत करो दोस्तों, सफलता अवश्य मिलेगी। राजस्थान के भूगोल में वही सारी चीजें जो मैंने बताया, तो उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन, कला और संस्कृति, स्थापत्य कला आदि से संबंधित प्रश्न हो गए। और करंट अफेयर्स के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स की प्रिपरेशन आपको करना है, लेकिन ज्यादातर आपको फोकस करना है बजट से संबंधित, स्पोर्ट्स अवार्ड्स आदि से संबंधित, कुछ रिपोर्ट्स आदि से संबंधित योजनाएं हैं, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो घटित हो रही घटनाएं हैं, इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो मोटे तौर पर आपकी इस प्रिपरेशन में एक पार्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी भी पॉलिटी आदि के सेक्शंस को देखना है। इकोनॉमी जो लिखा, तो इकोनॉमी से कम प्रश्न होते हैं, वो बजट आदि से संबंधित होते हैं या करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड पार्ट्स में जिन चीजों से हेल्प मिल सके उन चीजों को जरूर अध्ययन करना होगा आपको। ओके, फिर अब बात आती है कि आप इसके लिए प्रिपरेशन की एक रणनीति कैसे बनाएंगे, असफलता कैसे प्राप्त होती है और सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। देखो, असफलता का तो मतलब होता है दोस्तों कि हमने वो तमाम कार्य नहीं किए जो हमें करना चाहिए था, बल्कि हमने वो सारे कार्य कर लिए जो नहीं करना चाहिए थे। ना करने का मतलब क्या है? कभी भी किसी भी तरह से बिना प्लानिंग कोई भी सब्जेक्ट उठा लेना, पढ़ने लगना, एक सब्जेक्ट ठीक से फिनिश ना होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना बनना और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने लगना। न पहले पे कॉन्फिडेंस आया, न दूसरे को ठीक से पढ़ पाया, पर तीसरे पर फिर से इंटर कर जाना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ना देखना, ना
नहीं उनका एनालिसिस करना कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको यह भी बता दूं कि ये जो पेपर होते हैं इनमें प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चन भले ना आए, लेकिन इनमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड फैक्चुअल टॉपिक से रिलेटेड कुछ वैसे प्रश्नों के आइडियाज जरूर जनरेट हो जाते हैं कि प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे, किस क्षेत्र से पूछे जाएंगे, या कि पीछे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां तक मैं कहना चाहूंगा कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इन तमाम पेपर्स के अगर आप कर लेते हैं तो आपसे 120 प्रश्नों में 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे डायरेक्ट हेल्प मिल जाएगी। तो बच्चे ऐसा ही करते हैं, कुछ भी रैंडम पढ़े जाते हैं बिना योजना के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, रिवीजन नहीं करते, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। इसलिए बच्चों को अत्यधिक रूप से दोस्तों यहां पर नुकसान होता है। ये कि दूसरा पक्ष कहूं, पार्ट ए पर तो खूब ज्यादा फोकस कर लेते हैं लेकिन पार्ट बी पर फोकस ही नहीं करते। दोस्तों अगर आपको सफल होना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके सकारात्मक पक्ष होते हैं, उन सकारात्मक पक्षों को तो बहुत अच्छे से तैयार करो, सकारात्मक पाठ्यक्रम के अंगों को तो बहुत अच्छे से तैयार करो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी दूसरी भी बनती है कि जो दूसरा पार्ट है, पार्ट बी है, उसके भी डिफरेंट पार्ट्स को एटलीस्ट इतना तैयार कर लो कि आप कंपटीशन में किसी से पीछे नहीं रह जाओ। आपको इन तमाम चीजों को फोकस करना होगा। पहला, आपको संक्षिप्त एवं सारगर्भित नोट्स क्लास पढ़ने के बाद अपने रिवीजन के लिए बनाने होंगे। क्लास में तो टीचर, मैं जैसे अपने विषय की बात करूं, मैं डिटेल से आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल से कि ज्योग्राफी के ईच एंड एवरी डायमेंशन क्लासरूम के अंदर ही कवर कर लिए जाए, आपको अलग से भटकने की जरूरत ना पड़े। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप अब उन विषय बिंदुओं को एक संक्षिप्त नोट्स के फॉर्म में लाइए ताकि आप उनका जितने बार चाहें, मल्टीपल टाइम्स चाहें, तो आप उनका ठीक से रिवीजन कर पाएं। रिवीजन की भी स्ट्रेटजी मैं क्लास के साथ साथ आपको जरूर बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें ताकि आपको आइडिया जनरेट हो कि कहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन अगले साल में पूछे ही जाएं, कुछ प्रश्न तो निश्चित रूप से रिपीटेड हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रश्न तो फ्रेश ही होंगे दोस्तों। तो उन फ्रेश प्रश्नों में एक आइडिया जनरेट हो जाता है। मॉक टेस्ट दें, समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो आप क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में ह्यूमन एरर करते हैं, मानवीय त्रुटियां करते हैं, ये नहीं होगी। कई बच्चे दोस्तों ऐसे कहते सुनते हुए मुझे मिल जाते हैं, मेरे पास तो बच्चों का हुजूम लगता है एग्जाम के बाद, और वो हमेशा ये कहते हुए मिल जाते हैं कि सर ये प्रश्न बन तो रहा था लेकिन बनते बनते मुझसे त्रुटि बस भूल हो गई। और एक प्रश्न पत्र में 2-3 प्रश्नों पर अगर ऐसी भूल हो गई दोस्तों, तब तो गए आप, कंपटीशन से आप बाहर हो गए। तो मॉक टेस्ट इसी बात के लिए दिए जाते हैं कि एक तो आप फ्रिक्वेंट हो जाओ, टेस्ट को लेकर अभ्यस्त हो जाओ। टेस्ट का मतलब क्वेश्चन पेपर करने को लेकर अभ्यस्त हो जाओ। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पेपर मिला नहीं कि पसीने छूटने लगे, ये क्या है, मैंने तो पहली बार OMR सीट ही देखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभ्यस्त हो जाओ, इसके लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। दूसरा, मानवीय त्रुटियां ना हो, समय पर पूरा क्वेश्चन पेपर हल हो जाए, इसकी प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए भी मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट जरूर देना दोस्तों, और बार बार रिवीजन की कोशिश करते रहना, उससे आपके लिए सकारात्मक परिणाम जरूर मिलते हैं। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो उससे मुश्किल होगा। यही पक्ष मैंने यहां पर लिख कर दिया है कि PYQs पर फोकस हो जाए, संक्षिप्त एवं सटीक नोट्स बनाएं, सक्रिय रिवीजन करें, रेगुलर मॉक टेस्ट दें। लिखित रूप में मैंने बता दिया, पर यह सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। आपके लिए एक पूरे दिन का बढ़िया प्लान होना चाहिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले तो हम अपने कल के पढ़े गए विषय वस्तु का रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन के बाद हम नए नए संदर्भों को पढ़ेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम फैक्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे, उससे रिलेटेड एक हम संक्षिप्त रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करेंगे। उन रिवीजन नोट्स का बार बार क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, और इसके बाद ही रात्रि काल में विश्राम करेंगे। एक सुबह से शाम तक की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वीक में कम से कम 6 दिन पढ़ाई और 1 दिन विश्राम की भी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप ऐसी दिनचर्या बनाते हैं, दिन में दोस्तों 7-8 घंटे ही सही, 10 घंटे ही सही, 10 घंटे की पढ़ाई तो खैर बहुत अच्छी हो जाती है, पर 8 घंटे से कम भी मत करो। 7-8 घंटे की एक बार पढ़ाई कर लो दोस्तों। 4 घंटे मॉर्निंग सेशन में, 4 घंटे इवनिंग सेशन में क्लास लेने के अलावा अगर इतनी पढ़ाई आप कर लेते हो तो देख लेना दोस्तों, वो दिन बिल्कुल दूर रही कि वह सफलता का दस्तक जो आपके दरवाजे खटखटा रहा था
कब आपके सामने घुटने टेक कर बैठ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप ऑफिसर हो चुके होंगे दोस्तों। इसलिए बढ़िया सी प्लानिंग बनाइए ताकि निश्चित रूप से सफलता सफलता आपको प्राप्त हो सके। बाकी तमाम बातें वही हैं दोस्तों कि गलतियां ना हो, गलतियां होने से पहले ही आप तमाम प्रकार के सुधारात्मक कदम अपनाएं ताकि आपका एक ऑफिसर के रूप में चयन हो जाए। मैं यहां फिर बताना चाहूंगा कि जिस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं उसमें दो पार्ट्स हैं, एक है ईओ और दूसरा आरओ का है। इन दोनों को आप समान वरीयता देते हुए दोस्तों अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन करें। एक बहुत अच्छे सपने के साकार होने का यह एक नया अंदाज होगा, नया आगाज होगा, इसलिए जरूर प्रिपरेशन पर दोस्तों फोकस करें। ओके, पढ़ें किससे और तमाम चीजें और भी हैं तैयारी का एक अल्टीमेट अस्त्र के रूप में जो हमने यहां पर दिया है कि पढ़ें किससे, उनसे पढ़ें जो स्वयं सच में अनुभवी हों, जिन्हें अपने विषय को पढ़ाने का एक अच्छा खासा अनुभव रहा हो। और अनुभव का पता कैसे चलता है, इस बात से क्या कि वह सफल हो गया है ना, अनुभव का पता चलता है कि आपको जिस विषय बिंदु को पढ़ाया जा रहा हो आपके मस्तिष्क में उसकी छाप छोड़ दी जाए। सपोज हमने आपको पढ़ाया कि हिमालयन माउंटेन्स है, तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स अगर मैंने आपको पढ़ाया तो आपके मस्तिष्क में वह इस तरह से छप गया कि आप किसी को किसी भी समय पढ़ा सकते हो। आप जिसको कहते हैं आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है, तो आपकी आंखें खुली हो या बंद हो वो कॉन्सेप्ट दीदार होने लगे, हर समय दिखने लगे। इस प्रकार के अनुभवी शिक्षकों के साथ जब आपने पढ़ा तो आपको कॉन्सेप्ट भी ठीक से पता होगा, फैक्ट्स भी ठीक से पता होगा, न गलती कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर होगी न गलती फैक्चुअल क्वेश्चन पर होगी। तो दोस्तों विद्यार्थियों के लिए यह बात सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में होती है कि जब भी पढ़ना हो, पढ़ने के लिए उचित शिक्षक का चयन जरूर करना चाहिए। संस्था का चयन उचित करें या ना करें मुझे नहीं पता, लेकिन उचित शिक्षक का चयन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही होता है जो परीक्षोन्मुख परीक्षा की मांग के अनुरूप आपको बढ़िया से नोट्स दे सकता है, आपको बढ़िया से नोट्स बनवा सकता है। अब रही बात परीक्षा उन्मुख हस्तलिखित नोट्स और संपूर्ण कवरेज के साथ सामग्री में कोई नोट्स आपको नहीं दूंगा, यह भी बता दूं। आज ही सुन रहे हैं मुझसे, मैं कोई हस्तलिखित नोट्स नहीं दूंगा। बाजार में इस समय एक छलावा किया जा रहा है। क्या छलावा किया जा रहा है? वही प्रिंटेड मटेरियल्स को उठाया और प्रिंटेड मटेरियल्स को एआई के माध्यम से कहा कि एआई बाबू चलिए इसी को एक फॉर्मेट चेंज करिए, सेंटेंसेस चेंज करिए और इसको फॉर्मेट एक हैंड रिटन फॉर्मेट में दीजिए, और बच्चों को वो मटेरियल मसाला एक गार्बेज के रूप में दे दिया जाता। मैं कुछ भी नहीं दूंगा, हर चीज क्लास में पढ़ाऊंगा, 100% पढ़ाऊंगा, हर बात क्लास में तैयार कराऊंगा, मेरे साथ आपको तैयार करना होगा, नोट्स स्वयं के बनाने होंगे। स्पून फीडिंग से सफलताएं दोस्तों, बड़ी सफलताएं नहीं मिलती। अगर स्पून फीडिंग का इरादा हो तो मेरे साथ आप बिल्कुल मत आइएगा दोस्तों। मैं पढ़ाऊंगा और सच बोलूं आपके कान मरोड़ मरोड़ कर पढ़ाऊंगा, प्यार से पढ़ाऊंगा, स्नेह से पढ़ाऊंगा, दुलार से पढ़ाऊंगा, तो हड्डियां तोड़कर भी पढ़ाऊंगा। पढ़ने का इरादा हो तो जरूर एक बार आना, अगर मस्तियों के साथ मजा ना आ जाए तो बताना। ओके दोस्तों, तो एक ये पक्ष हो गया, दूसरे ये पक्ष हो गया। टॉपिक वाइज टेस्ट निश्चित रूप से लिए जाएंगे, क्योंकि जब तक मॉक टेस्ट आप नहीं दोगे ना तब तक आपका अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। स्मार्ट रणनीति तो टॉपिक के साथ और क्लास के साथ बनती चली जाती है, पर प्रत्येक बच्चे का धर्म होता है कि अपनी स्मार्ट रणनीति जरूर बनाए कि उसे कैसे पढ़ना है, अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है, रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है। इसकी स्मार्ट रणनीति प्रत्येक विद्यार्थी के पास होना चाहिए। और रही बात डाउट्स के लिए, तो मैं एक और बात बताता हूं कि एक नई परंपरा आजकल चालू हो गई है कि जब भी शिक्षक पढ़ा के चला गया, बच्चों में डाउट हुआ, तो बच्चों को किसी भी प्रकार के डाउट है तो अब डाउट क्लियर करने के लिए आपको मेंटर्स दे दिए जाते हैं। जब बात मेरी आएगी, मेरे विषय की आएगी, तो मेरे और आपके बीच कोई और माध्यम नहीं होगा। सीधे आप मुझसे बात करेंगे और मुझसे बात करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ईच एंड एवरी टाइम आप डायरेक्ट मुझसे बात करेंगे कि सर मैं पढ़ रहा था, पठन पाठन के दौरान मुझे इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए मुझे आपसे मदद चाहिए, और डायरेक्ट मैं आपको मदद करूंगा। तो ये जो डाउट क्लियरिंग जो सपोर्ट है वो डायरेक्ट शिक्षक द्वारा अर्थात मेरे विषय में मेरे द्वारा कराया जाएगा। ओके दोस्तों, तो फिर बात अब वही आती है कि